आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएस की आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस 13 तारीख को दिए गए थे, 13 जून को, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी उत्तरदायित्व लेखांकन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तरदायित्व लेखांकन या रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये होता है कि एक तो पूरा अकाउंटिंग एक खाता बना दो, या फिर उत्तरदायित्व के अलग अलग केंद्र बना दो कि जैसे परचेजिंग की एक अलग यूनिट बना दी, उसका खाता अलग, कुछ जैसे सेल्स की अलग यूनिट बना दी, वो बिक्री पे ध्यान रखी, उसका अलग, कुछ आवाप्ति करनी है या फिर कुछ और ह्यूमन रिसोर्स का है तो ह्यूमन रिसोर्स की अलग बना दी। तो ऐसे अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्र बना दिए और उन्हीं केंद्रों के हिसाब से उनकी अकाउंटिंग की जाती है। साथ में उनको अलग अलग टारगेट्स दिए जाते हैं कि ये टारगेट्स पूरे करने हैं, तो उन टारगेट्स के रेस्पेक्ट में उनकी अकाउंटिंग के माध्यम से उन लक्ष्यों की पूर्ति और उसमें कमी जो होती है वो मापा जाता है और उस तरह उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है और इसी को उत्तरदायित्व लेखांकन कहा जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, यह सबसे पहले जो है ना, स्टार्टिंग में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि आप क्या समझते हो, तो उसमें थोड़ा सा जो है टेक्निकल वर्ड्स यूज कीजिए। जैसे उत्तरदायित्व लेखांकन, तो यह आधुनिक लेखांकन अकाउंटिंग की एक विधि है, लेखांकन की एक विधि है। ठीक है, जिसमें इसको अगर कॉमा करेंगे तो कॉमा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें अलग अलग या व्यवसाय को विभिन्न उत्तरदायित्व केंद्रों में बांट दिया जाता है या बांटकर लेखा कार्य किया जाता है। तथा इन केंद्रों के लक्ष्य निर्धारित कर इनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। या इन केंद्रों के लक्ष्य निर्धारित कर लेखांकन द्वारा इनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह हम लोग, जैसे यथा उदाहरण, उत्तरदायित्व केंद्र कैसे कैसे, आय केंद्र, व्यय केंद्र, इनकी अलग अलग अकाउंटिंग होगी, उसके हिसाब से उनके फिक्स लक्ष्य होंगे कि इतनी आय होनी चाहिए, इतने व्यय होनी चाहिए। एक साथ करने से अच्छा अलग अलग करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए कि उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक की है। तो यही उत्तरदायित्व अकाउंटिंग होती है और इसको ऐसी तरह हमें लिखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो 5 नंबर का है और आया कहाँ से, हमारे राजस्थान हिस्ट्री पार्ट में। राजस्थान में कृषक असंतोष के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है।
मेंशन द मेन कॉजेज ऑफ पीजेंट डिसकंटेंट इन राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में जो कृषि आंदोलन हुए या कृषक आंदोलन हुए, कृषक आंदोलनों में मुख्य कारण क्या है, सबके कारण बताने हैं। लगभग सबके कारण मुख्य है, मतलब वो कॉमन है, और उन्हीं कारणों को हमें यहाँ लिखना है। तो कारण कौन कौन से थे, हम लोग चर्चा बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों में चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ और कारण एक दो में हैं, जैसे दमन पूर्व कार्यवाही की गई, कुछ जैसे डाबी हत्याकांड था, और बाकी जगह एक भरतपुर और अलवर साइड में यहाँ पर जो है चारागाहों पर कंट्रोल जब स्थापित करने की कोशिश की गई, पशुगणना करवाई गई, उस समय किसान आंदोलन उसमें भी एक कारण था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है कॉमन में। तो सीधा लिख सकते हो कृषक आंदोलन, या फिर कारण में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे दोनों में। तो राजस्थान में कृषक असंतोष के कारण, थोड़ा इसके साथ में एग्जाम्पल साथ साथ में लिखते जाना। हर एक के कारण लगभग कॉमन है, एक के सामने एक आंदोलन का एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे बिजोलिया में अपन यहाँ पे लिखते हैं अन्यायपूर्ण लगान दर व अविवेकपूर्ण लागबाग। उदाहरण बिजोलिया। ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिखोगे ना, इससे आपका इंप्रूव होगा कि बाकी से आपने थोड़ा सा विद एग्जाम्पल दिया है, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, इसके अलावा दूसरा था उनका जो है सुनवाई या फिर शिकायत निवारण या सुनवाई मंच का अभाव। तो ये भी कारण था, जैसे इसमें बेंगू लिख लो। तीसरा था इसमें बैठ बेगार आदि से शोषण, किसानों का शोषण। ठीक है, फिर दमनपूर्ण कार्यवाही कहाँ हुई थी, डाबी वाला हत्याकांड। आप एग्जाम्पल लिख लो। उदाहरण डाबी हत्याकांड। और क्या है, किसानों में जागृति। असंतोष के कारण है तो इसमें ये नहीं लिखोगे, आंदोलन में जब लिखोगे तो किसानों में जागृति लिखोगे, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक चेतना का नहीं लिखोगे। इसके अलावा और क्या है, सामंती अत्याचार और बार बार पैतृक भूमि से बेदखली। इसके अलावा और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, जगह कम है, चारागाहों आदि पर अतिक्रमण, रोग या अतिक्रमण जो भी है वो लिख लेंगे। साथ में एक और चीज लिखेंगे, कृषक असंतोष, कि राज्य द्वारा कृषि विकास के लिए कोई प्रयास नहीं, बस सिर्फ लगान लगाते थे। तो राज्य द्वारा कृषि विकास प्रयासों का अभाव। राज्य सिर्फ टैक्स वसूलता था, बाकी कोई कृषि में विकास या इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। तो ये सारे रीजंस कृषक असंतोष के।
2-3 रीजन जो है आप अलग लिख रहे हैं बाकी सबसे, बाकी ये वाली चीजें, और साथ में एग्जाम्पल देते रहिए ताकि आपका बहुत अच्छा, जैसे ये चारागाह वाला लिखेंगे तो ये भरतपुर का लिख लेंगे, फिर दमनपुर कार्यवाही डाबी का लिख लिया है, और भी आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह आपको इसका आंसर देना है। अब आ जाते हैं हमारे 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल से, भारत के भूगोल से, और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भारत की भू आकृति के प्रदेश जितने हैं उनसे डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन हर बार आ रहा है, लगभग वैसा ही आ रहा है, तो उनको तो एटलीस्ट आप लोग तैयार कर लीजिए अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है, डिस्क्राइब द रीजनल क्लासिफिकेशन, वर्ड्स ध्यान रखिए, प्रादेशिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि हिमालय का वर्गीकरण हम लोगों ने एक तो पढ़ा है ट्रांस हिमालय, जास्कर, कैलाश, फिर हिमालय, एक तो ये पढ़ा है, फिर हिमालय में भी वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ये पढ़ा है, लेकिन ये जो है वो भौगोलिक वर्गीकरण है, ये क्या है, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण में यही हमारी गलती है कि हम वो जो है ना ढंग से पढ़ते नहीं है और स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैप का ट्राई करते हैं, इसको हमें थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा बन गया है यार। ये मैप है हमारा, ये इंडिया हो गया और यहाँ से ये कर लेते हैं, ठीक है, इतना बना देंगे, ओके है। हिमालय के लिए ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी, थोड़ा सा नीचे हो गया, हिमालय पर्वत श्रेणी ये हो गया, ठीक है। अब इसको रीजनल में बांटना है, तो रीजनल कैसे होगा, पहले तो यहाँ से सिंधु जो जाती है, सिंधु और सतलज के बीच का, इसको कहते हैं पंजाब, ठीक है। फिर सतलज से काली के बीच का, इसको कहते हैं कुमाऊं। फिर काली से तिस्ता के बीच में नेपाल, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है सिक्किम हिमालय या उधर का असम हिमालय, जो भी आप कहेंगे वो ठीक है, ठीक है। तो इनके बीच का, तो इसी को मैप में सही से दर्शा देते हैं। एक बार थोड़ा छोटा मैप बनाते हैं, इसके बाद में इसको ऐसा करके, और ये हो गया, और यहीं से हमारा हिमालय जो है ये हो गया। अब ये सिंधु, इंडस कर दो इसको, भले ही लिख सिंधु लिखो, इंडस लिखो। फिर यहाँ से हमारी जो है सतलज जा रही है, तो इसको सतलज लिख लीजिए, और यहाँ पे पी कर लीजिए या पंजाब। फिर यहाँ से जो है ये जा रही है हमारी कौन सी, काली नदी, तो ये हो गया कुमाऊं। फिर कुमाऊं से ये जा रही है तिस्ता नदी, जो इसके बीच में नेपाल हिमालय है। और फिर तिस्ता के बाद में, तिस्ता जो है वो यहाँ से निकलती है, और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र तक जो है वो हो गया उत्तर पूर्वी हिमालय कह दो, आसाम हिमालय कह दो, सिक्किम हिमालय कह दो, जो भी कहो, अरुणाचल प्रदेश हिमालय कह दो, तो वो असम हिमालय लिख लीजिए, उससे हो जाएगा। तो ये हमारा प्रादेशिक वर्गीकरण हो गया, और इसी को हम लोग ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं। अब इसमें डिटेल क्या क्या डालनी है, तो एक तो नाम होगा, तो उसकी जो है कौन सी नदी, दो नदियों के बीच उनकी डिटेल रहेगी। फिर क्या डालेंगे, फिर डालेंगे प्रमुख चोटियां कौन सी है, प्रमुख चोटियों का आ गया नाम। फिर उसके अलावा चूंकि हिमालय है तो दर्रे भी होंगे, चोटियां हैं तो दर्रे भी होंगे, तो प्रमुख दर्रे। फिर उसके बाद में अगर कोई पर्यटक स्थल है, फिर कोई इंपॉर्टेंट बात, एक चौड़ाई वगैरह भी लिख सकते हैं, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, अगर याद हो डेटा तो ये सारी अगर डिटेल आएगी, चार भागों में है, एक भाग में 2 नंबर जितना आंसर लिखना है उसी को हम लोग कर लेंगे। और हो सकता है ये 2 नंबर में पूछ भी ले कि नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय एक ही चीज है, और कुमाऊं हिमालय, तो हमें 2 नंबर में क्या लिखना है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हिमालय को प्रादेशिक रूप में से 4 भागों में
वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अब पहला भाग, वो एक यहाँ पे आप अगर डायग्राम बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो ये भी है, ओके है जो भी। ठीक है, तो पहला कौन सा हुआ, पंजाब या कश्मीर हिमालय। कहां से कहां तक है, बताया ना कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है वो सिंधु नदी से, नदी के दक्षिण या सिंधु नदी व सतलज के बीच का हिमालय, सतलज नदी के बीच का भाग, लगभग 560 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये यहाँ से उधर की तरफ जब जा रहे हैं पूर्व की तरफ, तो इसकी चौड़ाई हिमालय की वो धीरे धीरे घट रही है, तो यहाँ सबसे चौड़ा है। दोनों चीजें लिख सकते हो, याद है तो ठीक है, नहीं तो यही। फिर इसके बाद में इसकी प्रमुख चोटियां या प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर है पहला पीर पंजाल, इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, प्रमुख चोटियां। पीर पंजाल, K2 गॉडविन ऑस्टिन भी यही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाएगा जास्कर कैलाश, तो ये यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं इसके बीच की। फिर प्रमुख दर्रे, दर्रे लिख लो, दर्रे कौन कौन से होगा, बुर्जिल होगा, जोजिला होगा, यहाँ पर हिमनद भी है। कौन कौन से हिमनद, कौन कौन सा है, पहला जो हमारा सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन है, बोल्तोरो है, आदि। ठीक है, इसमें कश्मीर घाटी का भी नीचे आप लोग जो है ना पर्यटक स्थल, कश्मीर घाटी, ये हमारा हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट का। तो ये इतने सारी डिटेल यहां पर लिख सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। दूसरा हमारा था कुमाऊं, तो कौन सा क्षेत्र था, सॉरी इसको बिंदी करनी है, कुमाऊं। तो हमारा क्षेत्र कौन सा था, कुमाऊं हिमालय क्षेत्र था, सतलज और काली नदी जो है वहां के बीच का क्षेत्र। इसमें मेनली कौन कौन से आएगा, हिमाचल और उत्तराखंड का जो एरिया है, उत्तराखंड में ही कुमाऊं है, कुमाऊं क्षेत्र है जिसको, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख गया, बीच का क्षेत्र। अब इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो कुमाऊं हिमालय में ही ये हमारी जो 4 धाम यात्रा होती है ना, बद्रीनाथ, इसको ऐसे कर दो प्रमुख चोटी, प्रमुख शिखर भी लिख सकते हो अगर अच्छा आप संस्कृत वर्ड लिखोगे। तो प्रमुख शिखर कौन सा हुआ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, त्रिशूल चोटी भी यहाँ है, आदि। ये हो गया। अब यहाँ पे दर्रे कौन से हैं प्रमुख, नीतिला, लिपुलेख, ये प्रमुख दर्रे हैं यहाँ के। फिर आगे क्या था हमारा, हिमनद कौन से हैं, हिमनद कौन से पाए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री,
आदि। और इसके साथ में पर्यटक स्थल, तो यहाँ पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? हिमाचल और यहाँ के कौन से? लाहौल स्पीति हो गया, रानीखेत हो गया, तो रानीखेत, अल्मोड़ा, आदि। तो इस तरह हमारा हो गया पूरा पोर्शन। और इसमें ये भी लिखोगे, जब ये लिख रहे हो ना हिमनद, तो साथ में ये लिख सकते हो गंगा और यमुना का उद्गम यहीं से। तो उसके बाद तीसरा पार्ट जो है, तीसरा हिमालय का भाग है, वो है नेपाल हिमालय। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल हिमालय ये काली और तिस्ता के बीच में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, काली और तिस्ता नदी के बीच में। इसमें भारत का जो है मेजर पार्ट जो है वो नेपाल में होता है, ठीक है, और भारत के जो पार्ट है, वेस्ट बंगाल का ऊपरी पार्ट जो है वो है, और सिक्किम का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे? तो इसमें प्रमुख चोटियां, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लिखना है, ठीक है, कंचनजंगा, फिर आगे दूसरा क्या हमने लिखा था? दर्रे। तो दर्रा कौन कौन सा है? नाथुला होगा, जेलेपला होगा। फिर इसके बाद में हमने लिखा था दर्रा हो गया, फिर ग्लेशियर में जेमू ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर यानी हिमनद, हिमनद, हिमनद कौन सा हो गया? जेमू हो गया, और भी है लेकिन एक लिख लोगे काफी है। फिर इसके बाद में पर्यटक स्थल, तो कौन कौन सा हो गया? कंचनजंगा खुद एक प्राकृतिक विरासत स्थल है, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, साथ में दार्जिलिंग हो गया, यहाँ ये हो गया, ये हमारे पर्यटक स्थल हो गए, और सारी चीजें इसमें आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले पे, चौथा पार्ट जो है वो है उत्तर पूर्वी या आसाम हिमालय। आसाम हिमालय ये 700-750 किलोमीटर लंबा है, और कहाँ से बीच में है? तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, इनके बीच में ये है, ठीक है। प्रमुख चोटियां कौन सी हुई? नामचा बरवा हो गई, और भी मॉलिंग हो गई, ये चोटियां यहाँ की प्रमुख होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चोटियां, नामचा बरवा, मिरी, ये पहाड़ियां हैं यहाँ पे, मिरी, अबोर, मिसमी, मिरी, ये भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमें यहाँ पे एक दो चीजें और, यहाँ पे देखो पर्यटन इतना डेवलप नहीं हो पाया और न ही पर्यटक स्थल यहाँ पे है, क्योंकि दुरूह है ये सारी पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर हम लोग जनजातियों का लिख लेंगे कि जनजातियाँ कौन कौन सी मिलती है। तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पे जनजातियाँ हैं, कौन कौन सी? मिरी, अबोर, मिसमी, नागा, निशी, बहुत सारी है लेकिन कुछ लिख लो, मिरी, अबोर, निशी आदि जनजाति, जनजाति। तो ये सारा हमारा हिमालय का पूरा कंप्लीट आंसर हो गया, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अगर भौगोलिक वर्गीकरण आएगा तो आप वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में वो डिवाइड करके लिखोगे। तो ये दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आंसर्स को और अच्छा करते रहिए।